आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में जीतन राम मांझी को नहीं बुलाने को लेकर के काफी नाराजगी है और सियासी पारा बिहार में चढ़ गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ जेडीयू के नेता ने भी, नीरज कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप तो बैठक के नेतृत्व करता है, वही साथ ही साथ विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। जीतन राम मांझी ने ठीक ही जाकर के चिंता व्यक्त की है माननीय राज्यपाल महोदय से। शिक्षा की व्यवस्था बिहार में रात दिन गिर रही है। यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तब यहाँ के बच्चे बिहार में रह करके और शिक्षा के अभाव में बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं। वहीं बजट घोटाला हो रहा है, रोज पुल धंस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री चैन से महफिल सजा रहे हैं और जीतन राम मांझी जी का जो चिंता है वो 100 अन्ना सच है। वो नीतीश कुमार जी को रग से वाकिफ है, वो महागठबंधन के लोगों को रग से वाकिफ है। महागठबंधन का जो नेतृत्व है उसमें उस सरकार में शामिल है, वो नेतृत्व करता भी है। 7 पार्टियों में हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अपने सम्मानित माननीय विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कहीं कोई विवाद नहीं है और चिंता तो उनकी स्वाभाविक है। चिंता क्यों नहीं होना चाहिए भाई। नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का दौर आया था, मांझी जी का वह बयान महत्वपूर्ण है कि आप तो टीका पर अपना सिग्नेचर कर रहे थे, फोटो लगा रहे थे, डेथ सर्टिफिकेट पर नहीं। उनकी पीड़ा कहां थी। बाबू जगजीवन राम, शिक्षा की चिंता उन्होंने व्यक्त किया। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा को बदल करके शकील अहमद को लाया गया और इसकी जानकारी अजीत शर्मा को थी भी नहीं। आपको बता दें कि इस दौरान अजीत शर्मा बाहर थे और इसी को लेकर के अजीत शर्मा लगातार नाराज है। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं बिहार, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आपने। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब जो प्रभारी के रूप में आए थे, उन्होंने सूचना दी। हम बोले हम तो टूर कमेटी में एक दिन में तो आ नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर जो विधायक मौजूद तो बैठक कर किया गया और निर्णय लिया गया कि आदरणीय शकील खान साहब जो हैं हमारे विधायक, वो नेता विधानमंडल दल के बनेंगे और बने। इसमें कोई खास बात नहीं है। सबको नेता विधानमंडल दल है तो सदन के अंदर है ना, सदन चलाना है ना। सबकी सहमति थी? नहीं, सबकी सहमति, जो लोग मौजूद थे उनकी सहमति होगी। मैं तो था नहीं बैठक में, लेकिन जो नहीं थे सहमति कैसे हो सकता है। एक बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर बड़े नेता आने की चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। चर्चा है कि कंफर्म हो गई, अध्यक्ष ने भी कह दिया कंफर्म हो गई। तो क्या राहुल गांधी का यहाँ की मीटिंग में आना कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है? देखिए, हमें इसकी कोई सूचना नहीं है अभी तक। जो हमको जब तक वहां दिल्ली से कोई सूचना नहीं आती है कौन आता है, ऐसे मैं भी सुना हूं जैसे आप सुने हैं। हमको सूचना आज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पता लगे कि राहुल गांधी जी भी आप लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, अगर वो आ रहे हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है, लेकिन मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। जिस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, 23 जून को बैठक भी होने वाली है पटना में और इसी को लेकर के सियासत भी गर्मा गई क्योंकि जीतन राम मांझी को न्योता नहीं मिला है। जीतन राम मांझी काफी नाराज देखे जा रहे। क्या महागठबंधन की नैया को पार लगने देंगे जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी का यह बयान उस वक्त आया निशु जिस वक्त वो मुख्यमंत्री से मिल के बाहर आए। यानी कि जीतन राम मांझी लगातार मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के पहले जीतन राम मांझी विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर
वो मुख्यमंत्री से क्यों मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को कुछ काम था, उसके चलते हम मुख्यमंत्री से मिलने गए। लेकिन शाम में मुख्यमंत्री से मिलते हैं जीतन राम मांझी और दूसरे दिन जा कर के महामहिम राज्यपाल से मिलते हैं। और महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि अभी तक उन्हें महागठबंधन की जो बैठक है 23 जून को, उसका न्योता नहीं मिला है। यानी कि वो यह बात तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी बोल सकते थे कि अभी तक विधिवत हमको जानकारी नहीं मिली है। जब वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए तो वो कहीं न कहीं कुछ तो बात हुई होगी कि लगता है कि जीतन राम मांझी की उपेक्षा हो रही है। ऐसा जीतन राम मांझी के इस बयान से है। और जीतन राम मांझी यह संदेश देना चाहते थे कि वो किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। आप समझ लीजिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, हम मुख्यमंत्री हमको निमंत्रण नहीं भी देंगे तब भी हम उनके साथ रहेंगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब है, हमारे विधायकों का काम नहीं हो रहा है। आखिर ये क्या है? इसका मतलब साफ है कि जीतन राम मांझी की मन में कहीं न कहीं कुछ पक रहा है। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं वो बयान महागठबंधन को असहज करने वाली है और नीतीश कुमार को असहज करने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार लगे हुए हैं विपक्षी एकता की मुहिम में, और 23 जून को जो उन्होंने बैठक बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना। लेकिन महागठबंधन में सत्ता में शामिल है जीतन राम मांझी, वो भी एक पार्टी के संरक्षक हैं और वो उनके बेटे मंत्री हैं, वो खुद विधायक हैं, 4 विधायक हैं उनकी पार्टी में, 1 MLC है, 5 है। और उसके बाद उनकी पार्टी को निमंत्रण नहीं मिलना, जीतन राम मांझी को निमंत्रण ना अभी तक, जबकि ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया कि सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, तो उसमें फिर जीतन राम मांझी को अभी तक न्योता नहीं मिलना, कहीं न कहीं लगता है कि जीतन राम मांझी के मन में कुछ पक रहा है। और जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी जीतन राम मांझी की इस मंशा से पूरी तरह से वाकिफ हैं। यही वजह है कि विधिवत रूप से जीतन राम मांझी को अभी तक सूचना नहीं दी गई है, और इसी चलते जीतन राम मांझी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने विकल्प खोल के रखा है। आप ये समझ लीजिए कि महामहिम राज्यपाल से मिलने का क्या उचित है, वो भी महामहिम राज्यपाल को आए हुए बहुत दिन हो गया। वो कहते हैं कि औपचारिक रूप से हम केवल मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, ये भी वो बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं जीतन राम मांझी पलटी मारने में काफ़ी माहिर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि जो भी चुनाव आए हैं, जीतन राम मांझी को जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद 2014 से आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी सत्ता से हटने के बाद एक जगह किसी एक गठबंधन में वो लगातार नहीं रहे हैं। और वो चुनाव के वक्त तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पलटी मारते रहे। अब देखना है कि इन जीतन राम मांझी के इस बयान का, जीतन राम मांझी के इस कदम का, जीतन राम मांझी के इस भाव भंगिमा का क्या असर पड़ता है, ये तो तय है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को असहज कर दिया है। अशोक जी, लगातार विपक्षी दल बीजेपी को साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को चैलेंज कर रही है, लेकिन यहाँ पर खुद के ही नेता संतुष्ट नहीं है। जीतन राम मांझी के बयान आपने सुना, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल किया। अभी अजीत शर्मा भी बगावती थे और अपनाए हुए हैं अशोक जी। लगातार वो हमलावर है, कह रहे हैं कि आप लोग तो नेता बदल देते हैं, हमको जानकारी तक नहीं है, महागठबंधन होने वाली है, बैठक होने वाली है, इसकी भी जानकारी हमको नहीं है, राहुल गांधी आने वाले हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या नुकसानदायक साबित हो सकते हैं अजीत शर्मा गठबंधन के लिए? शर्मा जिस वर्ग से आते हैं उसी से अखिलेश सिंह भी आते हैं, जिनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये पहले से तय था कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बदले जाएंगे। ये पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ही ये बातें आई थी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व यह कहिए कि वेट एंड वॉच कर रही थी। अजीत शर्मा को जिस वक्त बेदखल किया गया है, उनका कहना है कि वो कमेटी की बैठक में बाहर थे और उनको सूचना दी गई कि ये बैठक है, आप आ जाइए, जो संभव नहीं था। तो अजीत शर्मा को जिस तरीके से हटाया गया, अजीत शर्मा उसी का बयान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अजीत शर्मा ने जो कहा है वो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल तक हमें जो जिम्मेवारी मिली वो उसका हमने बेहतर तरीके से निर्वहन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बगैर हमारे कंसेंट के सभी विधायकों की बैठक भी नहीं थी और हमारे विधायक दल का नेता बदल दिया गया। दूसरी बात, पार्टी में उनकी जो उपेक्षा हो रही है, ये इसी से आप समझ सकते हैं कि अजीत शर्मा को अभी तक पता नहीं है कि उनके नेता राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद
अजीत शर्मा का एक और बयान है जो जिसकी चर्चा आपने नहीं की है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर, चूंकि अजीत शर्मा भागलपुर सदर के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भागलपुर में जो पुल गिरा है यानी कि सुल्तानगंज अर्गवन, उसमें उन्होंने कहा कि भयंकर भ्रष्टाचार है और इसमें अधिकारी दोषी हैं, यानी कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस कैबिनेट में शामिल है, कांग्रेस के नेता, विधायक दल के नेता रहे अजीत शर्मा, लेकिन अजीत शर्मा ने अपने नेतृत्व को और बिहार सरकार के नेतृत्व पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में अजीत शर्मा का तेवर और बदल सकता है और पार्टी के अंदर रह करके ही वो पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे, पार्टी के अंदर रह करके ही वो वहाँ गठबंधन के नेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे और यह कहीं न कहीं विपक्ष के लिए लाभदायक है, महागठबंधन के लिए बेहतर नहीं है। अशोक जी, सम्राट चौधरी भी लगातार सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों है सीमांचल क्षेत्र सम्राट चौधरी के लिए? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर, अररिया को केवल छोड़ दीजिए, तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। ये सारी की सारी सीटें सीमांचल के इलाके की सीटें चली गई थी जदयू के खाते में। किशनगंज गई, कटिहार गई जदयू के खाते में, पूर्णिया गई जदयू के खाते में, फिर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जितनी भी सीटें हैं वो सभी की सभी जदयू के खाते में गई। अब जदयू ने दामन छोड़ दिया है बीजेपी का। वैसी परिस्थिति में बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है और ख़ास करके जैसा कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें, 40 सीटें वो जीतेंगे, तो वैसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए सीमांचल है। और सीमांचल में आप जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, वो मुस्लिम आबादी जो है वो वहाँ बहुसंख्यक में है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक, तो वैसी परिस्थिति में जो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है, उस एजेंडे को मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी ये संकेत देने की और संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम सीमांचल से अपना चुनावी अभियान इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो पूरी तरह से मजबूत है और सीमांचल के इलाके में जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें, और वहाँ जो हिंदुओं की संख्या है उसका वोट एक मुश्त बीजेपी को मिले और इसके लिए वो वहाँ पे जाति यानी कि माय समीकरण न हो, यानी कि मुस्लिम और यादव को वोटों का जो है सो समीकरण न रहे, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का समीकरण रहे। तो इसको लेकर के बीजेपी ने अभी तैयारी शुरू कर दी है। और आपको याद होगा कि अमित शाह पहले वहीं सीमांचल से ही उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और अमित शाह के तुरंत बाद उनकी रैली के कुछ दिनों बाद ही महागठबंधन के नेताओं ने भी पूर्णिया में रैली की थी। तो बीजेपी के लिए वो सीमांचल का इलाका प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, प्रतिष्ठा का इलाका बन गया और बीजेपी चाहती है कि जिन इलाकों में उनका खाता नहीं खुला है वहाँ भी वो जीत दर्ज कराए। कभी कटिहार में निखिल चौधरी हुआ करते थे सांसद, लेकिन वो सीटें जदयू को चली गई। कभी पूर्णिया में भी बीजेपी के सांसद हुआ करते। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने कोशिश की है कि सीमांचल में फिर से अपने जनाधार को वापस लौटाए, खोई हुई सीटें मिले उसको, इसलिए इसकी शुरुआत की।